हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि सबको पता है कि मैंने अपने चैनल पर क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस अपलोड करना शुरू कर दी हैं और क्लास 10th के लिए मैंने एनसीईआरटी का कल सिलेबस डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज से मैं अपने चैनल पर क्लासेस अपलोड करना शुरू करूँगा। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या एनसीईआरटी का। हमें इस चैप्टर को डिस्कस करना है। देखिए ये चैप्टर उसको चैप्टर मत कहिए। ऐसा नहीं कि इससे आता नहीं है, इससे 5 नंबर का पेपर में आता है, लेकिन ये चैप्टर ना मैथमेटिक्स की जान है। इससे हमें मैथमेटिक्स की उस बेसिक नॉलेज का ज्ञान होता है जो हमें शायद ही कहीं, अगर हम पहले किताबों में ढूंढेंगे तो कम मिलेगा हमें। लेकिन अब एनसीईआरटी ने वो ज़बरदस्त नॉलेज हमें दी है किताब में। तो इस वास्तविक संख्या के द्वारा हमें कुछ नॉलेज दी है कि अगर हम मैथमेटिक्स की उस नॉलेज को हासिल करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, मैथमेटिक्स किस लेवल पे है और किस लेवल तक जा सकती है। तो मैथमेटिक्स की नॉलेज को हाई लेवल पर, एडवांस लेवल पर समझने के लिए हमें उसके बेसिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इमारत को तैयार करने के लिए उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो इमारत पूरी की पूरी ढह जाएगी। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याएँ पार्ट 1 वास्तविक संख्याएँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे 5 नंबर का पेपर में भी आएगा और इसका बेसिक ज्ञान, इससे हमें मैथमेटिक्स का बेसिक ज्ञान होगा। तो इससे हमें पढ़ना और इसको जानना बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ संख्याएँ क्या होती हैं। देखिए संख्याएँ मैंने लिखा नहीं है इसकी डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको अपने बोल कर बताता हूँ, आप उसको समझना। संख्याएँ किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नंबर। तो मैं बताता हूँ, संख्या एक ऐसा पद है जिसके द्वारा हम किसी भी राशि के परिमाण को निरूपित करते हैं। यानी कि संख्या एक ऐसा पद है जिसके द्वारा किसी भी राशि का परिमाण बताया जाता है कि वो कितना है, उस राशि का परिमाण कितना है। ठीक है, तो संख्या एक ऐसा पद है जिसके द्वारा किसी भी राशि के परिमाण को निरूपित किया जाता है, किसी भी राशि के किसी राशि के परिमाण को व्यक्त किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हमने संख्या को समझ लिया, संख्या किसे कहते हैं। अच्छी बात है। अच्छा, अब ये जो संख्याएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। गणित में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आइए देख लेते हैं। गणित में संख्याएं दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। देखिए, गणित में संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग, एक मिनट, पहला भाग, तो पहला जो भाग है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी, वास्तविक संख्याओं में और काल्पनिक संख्याओं में। तो डिफरेंस खाली इतना सा है कि वास्तविक संख्याएं एक नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, -3, √4, इस तरीके से। लेकिन काल्पनिक संख्याओं में एक ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इनको ग्रीक अल्फ़ाबेट आयोटा से दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या होती है, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या होती है। अंडर रूट के अंदर जब भी ऋणात्मक संख्या मिल जाए समझ जाना कि ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, और इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये हम पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा इसका टॉपिक नहीं है। हमें यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है, व्हाट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम वास्तविक संख्याओं का चैप्टर शुरू कर चुके हैं। हमने समझ लिया संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो एक प्योर नंबर होती हैं, काल्पनिक संख्याएं जिनको आयोटे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या लेती हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के प्रकार, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं लगभग ये 5 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक जिसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इस सबको हम एक एक करके लाइन वाइज समझ लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। गणित में 1 से लेकर अनंत तक की समस्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गणित में 1 से लेकर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित में कहाँ से लेकर, गणित में 1 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक की समस्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता। सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता।
प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो गणित में उपस्थित एक से लेकर अनंत तक की समस्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाएंगी, इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, अब आती हैं सेकंड नंबर पे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? गणित में शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल होता है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं ये 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता। ये बात दिमाग में रखना अच्छी तरीके से। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पे हम एक ये बात कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है 0 को छोड़कर। हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है 0 को छोड़कर, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। अगर हम 0 को यहाँ से हटा दें तो देखिए ये भी 1 से शुरू हो रही है और अनंत तक जा रही है, और ये भी 1 से शुरू हो रही है और अनंत तक जा रही है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याओं में सारी प्राकृतिक संख्या शामिल होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 को छोड़कर एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक देखिए गणित में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, पहले आप इसे समझिए। देखिए गणित में एक नंबर लाइन होती है, एक संख्या रेखा, काल्पनिक संख्या रेखा। वास्तविक में ऐसी कोई संख्या रेखा कहीं पर बनी हुई नहीं है, लेकिन गणित में एक संख्या रेखा मानी जाती है। मैथमेटिशियंस के करीब एक संख्या रेखा होती है। इसमें होता यह है कि इसमें बीच में मध्य पर शून्य होता है। इसके राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं होती हैं, इस तरीके से। ठीक है। और इसके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे माइनस की संख्याएं होती हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो गणित में इस नंबर लाइन पर ही समस्त संख्याएं उपस्थित होती हैं। ये काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जो वास्तव में कहीं पर किसी आसमान में या किसी दीवार पे नहीं बनी हुई है ये। ठीक है, ये काल्पनिक लाइन है जिसे हम अपने दिमाग में सोचते हैं। तो इस काल्पनिक लाइन पर मध्य में 0 और राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव संख्याएं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ से हमें ये मालूम चलता है कि गणित में पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों ही संख्याएं पाई जाती हैं, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों ही संख्याएं गणित पे पाई जाती हैं। अच्छा, अब हम अपने पूर्णांक की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णांक, अब सुनिए पूर्णांक की डेफिनेशन। गणित में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। आई बात सुनिए, क्या बोला? गणित में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि गणित में जो भी धनात्मक और जो भी ऋणात्मक संख्या हैं उनको पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक पूर्णांक भी होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव तो नहीं होती, पॉजिटिव भी होती हैं 1 से लेकर अनंत तक। देखिए प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव ही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जब ये पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव संख्याओं को हम पूर्णांक कह रहे हैं तो हम प्राकृतिक संख्याओं को भी पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और देखिए गणित में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 2 3 ये पॉजिटिव, फिर ये -1 2 -1 -2 -3 और ऐसे ही अनंत तक जाती हैं। तो ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक के, धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, गणित में उपस्थित धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऐसे लिखा नहीं है, सॉरी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? गणित में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर -1 -2 -3 -4 -5 आदि। ठीक है, यहाँ से आपको पूर्णांक बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया करके। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। परिमेय संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जिनको P/Q, ऐसी संख्याएँ जिसको P/Q, कंडीशन समझो। परिमेय संख्या कैसे बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में,
बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार की प्रत्येक संख्या पर एक परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ पे q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, क्योंकि बटे में ज़ीरो से डिवाइड करने पर हमें इनफाइनाइट मिलता है, इसलिए q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके उदाहरण देखिए, ये लिखे हुए 1/2, 2/3, 4/5, 5/7 आदि। तो परिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं वो हमेशा p बटा क्यू के रूप में लिखी हुई होती हैं। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लिया अगर कोई संख्या नॉर्मल लिखी हुई 2, ठीक है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अच्छी बात है। अब इसके नीचे हम कभी भी एक लिख सकते हैं, ये बात सबको मालूम है भाई, क्योंकि एक से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम कभी भी किसी भी संख्या के नीचे एक लिख सकते हैं। अब इस 2 के नीचे जब हमने एक लिखा तो ये तो एक परिमेय संख्या बन गई। क्यों? क्योंकि देखें ये p बटा q के रूप में लिख गई, जहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p 2 है और q क्या है, q 1 है, q ज़ीरो भी नहीं है, ठीक है, q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए p2 और q1, यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी 2/1 ये p बटा q के रूप में लिखी गई, यानी कि ये जो 2 था, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से हमें एक बात ये मालूम चलती है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण ज़ीरो को छोड़कर जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं और जितने भी पूर्णांक होते हैं, ये सब के सब परिमेय संख्याएँ होती हैं। क्यों? देखिए, जैसे कि मान लिए मैंने लिखा ऋणात्मक पूर्णांक -3, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक -3। अब इसके नीचे मैं एक कभी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक से डिवाइड करने पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए, ये p बटा क्यू के रूप में लिख गया, जहाँ q ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ये बात मालूम चल गई कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या ज़ीरो को छोड़कर और पूर्णांक, सभी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सभी ये सभी के सभी परिमेय संख्याएँ होते हैं। ये बातें आपके समझ में आ गई? परिमेय संख्या कौन होती हैं? कंडीशन क्या परिमेय संख्या की? जिनको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्याएँ होती हैं। आगे बात समझ में, यहाँ से आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या कहाँ गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा टॉपिक अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएँ जिनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये कौन होती हैं? ये देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अपरिमेय संख्या कौन होती हैं? देखिए, जिनको ऐसी संख्या जिनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण क्या है इनका? उदाहरण देखिए, जैसे कि √2। अब √2 ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। √3 इसे भी p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, हर अंडर रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, मैं अभी आपको बताऊंगा। हर अंडर रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन हाँ, √2, √3 और जो वो संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता, जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता, वो संख्याएं भी अपरिमेय संख्या की कंडीशन में आती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ मैं वो वर्गमूल वाली संख्या जो एक परिमेय संख्या होती है। वर्गमूल की वो परिमेय संख्या, वर्गमूल में वो संख्या जो एक परिमेय संख्या होती है। देखिए, जैसे कि √4। अब √4 को आप कैसे लिख सकते हो? √2 का स्क्वायर, इसके एक मिनट, √2 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका रूट काट देंगे तो यहाँ पे 2 भारे आ जाएगा। अब इसके नीचे एक लिख के आप इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। इसका मतलब √4 तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने p बटा क्यू के रूप में लिख दिया इस तरीके से, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से और देखिए, √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है, तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब जिन जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे कि √3, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे कि √5, इनका वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है। तो इन संख्याओं का वर्गमूल जब नहीं निकलता, तो इसलिए हम इन संख्याओं को परिमेय संख्याएं नहीं कहते, क्योंकि ये जब इनका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा तो इसके नीचे हम एक लिखकर कभी भी इसे परिमेय संख्या के रूप में बना नहीं सकते, p बटा क्यू के रूप में बना नहीं सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात आपके समझ में? अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। मैं आपको उदाहरण लिख देता हूँ ताकि आप आराम से होमवर्क इसको अपने नोट्स बना सकें और लिख सकें। उदाहरण के तौर पर अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं?
√2, √3, √5, √7, 7 आदि। सही है। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या। अच्छा भाई, अब हमारा टाइटल हेडिंग आ गया, जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसकी टाइटल हेडिंग आ चुकी है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सुनिए, गणित में पाई जाने वाली समस्त संख्याओं का संग्रह, गणित में पाई जाने वाली समस्त संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या बात बोली गई है यहाँ पे, अच्छे से समझना। गणित में पाई जाने वाली समस्त संख्याओं का संग्रह, संग्रह मतलब समस्त संख्याओं का समूह, उनका ग्रुप, गणित में पाई जाने वाली सभी संख्याओं का ग्रुप वास्तविक संख्या कहलाता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, समस्त संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि मैं अब यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक बॉक्स ले रखा है, ठीक है, इस तरीके का ये एक बॉक्स है, और इसमें आपने सारी संख्या डाल दी, इसमें आपने सारी संख्या उठा के अंदर पुट कर दी ठीक है, सारी संख्या उठा के आपने इसमें पुट कर दी, तो इस बॉक्स में वास्तविक संख्या आ गई, रियल नंबर्स इसमें आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब सभी संख्याएं उपस्थित हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि गणित में पाई जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याओं का संग्रह है, इन सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण ये है, उदाहरण के तौर पर 1, 2, -3, 4/7, ठीक है, इसमें √2 भी आप लिख सकते हैं। सही है, √5 भी लिख सकते हैं। ये भी तो अपरिमेय संख्या है, ये भी तो वास्तविक संख्या में गिनी जाएंगी ना, क्योंकि ये गणित में पाई जाती है, और गणित में पाई जाने वाली प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएँ, ये मैं अलग से हेडिंग लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे तो हमें दिक्कतें होंगी। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, देखते हैं। ऐसी संख्याएँ, देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएँ जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार की सभी संख्याओं को भाज्य संख्याएँ कहते हैं। सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे कि मान लिए ये लिखा हुआ है 4, ठीक है। अब ये 4 जो है ये एक से भी कट जाएगा, 1 चौक 4, ठीक है। ये स्वयं से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, और ये एक के और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, इस प्रकार की सभी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, ये देखिए, उदाहरण के तौर पर ये सभी संख्याएं एक भाज्य संख्या हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 3 से कर सकते हैं, 6 को 1 से भी कर सकते हैं, 6 को 6 से भी कर सकते हैं, 6 को 2 से भी कर सकते हैं, 6 को 3 से भी कर सकते हैं। ऐसे ही 8 का खेल, ऐसे ही 9 को हम 1 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 10 को भी हम और अन्य संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्या भाज्य संख्या हैं, और इसके आगे आदि लगा हुआ है, यानी कि और भी संख्याएँ होती हैं जो भाज्य संख्या होती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं और लिख देता हूँ, जैसे कि 12, जैसे कि 14, जैसे कि 18, जैसे कि 16, जैसे कि 22, जैसे कि 100, जैसे कि 50, जैसे कि 150, इस तरीके से। तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं। ये अपने और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि। देखिए 2 ये सम संख्या ज़रूर है, ये सम संख्या है, ठीक है, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो एक से और स्वयं से कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 किसी और के पहाड़े में नहीं आता। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2।
क्यों? क्योंकि ये किसी और संख्या से नहीं कटती और ये एक एकलौती सम संख्या है जो एक अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएँ भाज्य होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। हाँ, और अगर आपको नहीं पता होगा सम विषम संख्या कौन सी होती हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3, 5, 11, 13, 17 और इसके अलावा भी होती हैं, जैसे कि 21, जैसे कि 23, जैसे कि 39, जैसे कि 77, नहीं 77 नहीं, ये कट जाती है, जैसे कि 91, इस तरीके की संख्या है। तो ये सब की सब अभाज्य संख्याएँ होती हैं जो किसी और संख्या से नहीं कटती, ये अपने और स्वयं के अलावा। ठीक है, तो इस तरीके की सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई? अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। गुणनखंड और गुणनखंडन बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्योंकि जब हम अभाज्य गुणनखंड प्रेमिका सीखेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड प्रेमिका और यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम सीखेंगे, तो हमें यहाँ पे गुणनखंड और गुणनखंडन इन शब्दों का कई बार प्रयोग होता है। इनको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, गुणनखंड और गुणनखंडन किसे कहते हैं? सुनिए, किसी भी संख्या को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ने पर गुणा में जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं को उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को गुणनखंडन कहते हैं। क्या बोल दिया मैंने? अरे भाई, क्या बोल दिया मैंने? तो सही से समझना। किसी भी संख्या को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ने पर, पहले तो इस बात को समझो, किसी भी संख्या को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में कैसे तोड़ेंगे। जैसे कि 8, अब ये 8 है, इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 4, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 चौक 8 हो जाएगा वापस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर से हमें 8 मिल जाएगा। तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये ठीक है, इन्हीं को 8 के गुणनखंड कहते हैं। क्या बोला डेफिनेशन में? किसी भी संख्या को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना। गुणनफल के रूप में तोड़ने का मतलब ये होता है, गुणनफल के रूप में तोड़ने का मतलब ये होता है कि उसको उसके गुणनफल के रूप में इस तरीके से तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने पर गुणा में, देखो गुणा में है ना, गुणा में जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं को उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी संख्या, जैसे कि 12, ठीक है, तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 4, 3 गुणा 2 गुणा 2। तो 12 को हमने इस तरीके से लिखा, सही है। 12 को हमने उससे गुणनफल के रूप में तोड़ा, तो गुणनफल के रूप में तोड़ने पर गुणा में जो ये संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, यही 12 के गुणनखंड हैं, सही है। और इस प्रक्रिया को, यानी कि ये जो काम हम कर रहे हैं, 12 को गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं, गुणनफल के रूप में तोड़ रहे हैं, इस प्रक्रिया को, इस काम को गुणनखंडन कहते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई कि गुणनखंड और गुणनखंडन किसे कहा जाता है? किसी भी संख्या को उस संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ने पर गुणा में जो संख्याएं मिलती हैं, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं को उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं तथा इस पूरी प्रक्रिया को गुणनखंडन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे कि 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, जैसे कि 16 बराबर 4 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 2, है ना। इसके 24 बराबर 8 गुणा 3, 4 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से। तो ये जो है उदाहरण है, आप कॉपी पर नोट करते चलना। तो ये 8 के गुणनखंड, ये 16 के गुणनखंड, ये 24 के गुणनखंड, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को जो हमने करा है, जो हमने काम करा गुणनफल के रूप में तोड़ने का, इसी को गुणनखंडन कहा जाता है। आगे बात समझो, अच्छी बात, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुपद में भी पढ़ना पड़ेगा, और बहुपद में भी इसका नाम जगह जगह आएगा, और द्विघात समीकरण में भी इसका नाम जगह जगह आएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब समझिए, किसी भी चर के साथ गुणा में लिखी हुई संख्या को उस चर का गुणांक कहते हैं। सीधी बात क्या है, गुणांक किसका होता है? गुणांक चर का होता है। किसी अचर का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अचर का भी हो सकता है, लेकिन गुणांक चर का ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो किसी भी चर के साथ गुणा में लिखी हुई संख्या, किसी भी चर के साथ जो संख्या गुणा में लिखी हुई होती है, उस संख्या को उस चर का गुणांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है 3x + 5y = 6,
अब यहाँ पर x के गुणा में क्या है, x हमारा चर है, y भी चर है, ठीक है। तो यहाँ पे x के गुणा में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो ये संख्या गुणा में मानी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गुणा में मानी जाती हैं, ऐसे यहाँ पे ये 5 भी गुणा में है, ठीक है। तो x के साथ जो संख्या गुणा में लिखी हुई है वही x का गुणांक है, तो हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक क्या है 3। यहाँ पे y का गुणांक क्या है, y भी चर है, तो y के साथ गुणा में कौन सी संख्या लिखी हुई, 5 लिखी हुई, तो y का गुणांक क्या है 5 है। तो किसी भी चर के साथ गुणा में लिखी हुई संख्या को उस चर का गुणांक कहते हैं। ये बात आप क्लियर हो गई, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आज हमारा पहले चैप्टर का थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ। आज हमने पहले चैप्टर की बेसिक चीज़ों को पढ़ा है, अभी हमने चैप्टर को सही से शुरुआत भी नहीं की है। हमने ये सब 9th का ही जो है अधिकतर पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका रिवीजन कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कराते तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए तो इस चैप्टर को गणित की जान कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको आज वो नॉलेज मिली होगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गणित में। कभी आपने सोचा था कि संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नंबर, ठीक है। तो संख्या ध्यान रखना, हमेशा कोई पूछ ले तो बता देना संख्या किसे कहते हैं। संख्या उस पद को कहते हैं जो किसी भी राशि के परिमाण को व्यक्त करती है, ठीक है। आगे बात समझ में, अच्छी बात है। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप इन सब चीज़ों के, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स डाल दूँगा, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अब कल हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो वो सारे हम क्वेश्चन करेंगे और उदाहरण के साथ साथ हर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।